लेमार्क बाद मैंने बताया था आपको जैव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत लेमार्क के द्वारा दिया गया सिद्धांत, लेकिन उसमें दो चीज जो बताया गया, उपायुक्त लक्षणों की वंशागति और दूसरा जो बताया गया अंगों का उपयोग अनुपयोग, ये दोनों चीज पर कंट्राडिक्शन हुआ, आलोचना हुआ। फिर आया एक नया सिद्धांत जो उसका रूपांतरण किया गया लेमार्कवाद का, उसको कहा जाता है नव लेमार्कवाद। पैकर्ड साहब ने इस वर्ड को दिया था। इसके अनुसार कहा जाता है हमारे वातावरण में कई तरह के अनेक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। उनमें से कुछ परिवर्तन जन कोशिकाओं का परिवर्तन करता है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन करता है या स्थानांतरण होता है। ऐसा कहा गया किसमें? नव लेमार्कवाद यानी न्यू लेमार्किज्म। इसके कुछ तथ्य हैं जो कि आप जानना चाहेंगे। तो जो परिवर्तन हमारे शरीर में होता है, जिसके कारण हम वंशानुगति को प्राप्त करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उस तरह के कारक मौजूद रहते हैं हमारे वातावरण। पहला तथ्य दिया, इसके अंतर्गत बोला गया जैव विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कहीं ना कहीं वातावरण में उपस्थित रहते हैं, सबसे पहला। दूसरा चीज कहा गया कि जीवन काल के दौरान जो परिवर्तन प्राप्त करते हैं वह पीढ़ी दर, उसमें से कुछ परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगति होती है। तीसरा चीज कहा गया कि संतति पीढ़ी में पहुंचने वाली वो विभिन्नता है, संतति जो संतान होता है, संतति पीढ़ी में पहुंचने वाली वो विभिन्नता है जो वंशानुगति होती है, जन कोशिकाओं को परिवर्तन करता है। उस जनन कोशिकाओं का उद्भव जो बोला जाता है दैहिक कोशिकाओं के रूपांतरण से कायिक कोशिकाओं के रूपांतरण से हुआ है। तो सिंपल सा इसमें आप एक चीज जानना चाहेंगे, इसमें परिवर्तनों को वंशानुगत बताया गया, लेकिन जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन ही वंशागति होते हैं। इसी को एक न्यू लेमार्किज्म कहा गया। यहाँ वर्ड है जनन कोशिका। तो मैं आपको बताऊं, एक साहब आए विजमान, उन्होंने अपने हिसाब से थ्योरी को प्रपोज किया। वह थ्योरी था जनन द्रव सिद्धांत, जिसको कहा जाता है जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी ये सिद्धांत देने वाले थे विजमान साहब। कहा जाता है इन्होंने क्या कहा, इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत में सिंपल सा एक लाइन बोला गया कि जनकों से संतानों में लक्षणों की वंशागति, जनकों से संतानों में लक्षणों की जो वंशागति होती है वह जनन द्रव्य के द्वारा होती है। यानी जनन द्रव्य में होने वाले उत्परिवर्तन ही वंशानुगति करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ऐसा कहा गया इनके द्वारा, जिसके कारण इस थ्योरी को एक और कहा जाता है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ऐसा भी बोला जाता है। यानी कि जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसने दिया? विजमान साहब ने दिया था 1892 ईस्वी में। विजमान के अनुसार कई तरह के स्टेटमेंट दिए गए, जिसमें कि पहला स्टेटमेंट था इनके द्वारा दिया जो गया, कहा गया गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ का वाहक होता है। किनके द्वारा कहा गया? विजमान साहब के द्वारा कहा गया गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ का वाहक होता है। दूसरा चीज कहा गया, दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया कि केवल जनन द्रव्य में होने वाले परिवर्तन का ही वंशानुगति होता है। तीसरा चीज कहा गया दैहिक कायिक कोशिका, जो दैहिक यानी कायिक जो कोशिका होती है उसमें जो पाए जाते हैं, खास करके जो द्रव्य उसको आप कायिक द्रव्य कहते हैं, और जनन द्रव्य जो है वह जनन कोशिकाओं में पाई जाती है। जनन द्रव्य किसमें पाई जाती है? जनन कोशिकाओं में। यानी इनके द्वारा क्या क्या स्टेटमेंट कहा गया? सबसे पहला कहा गया गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ का वाहक होता है। दूसरा चीज कहा गया जनन द्रव्य में होने वाले परिवर्तन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगति होते हैं। तीसरा चीज कहा गया कायिक द्रव्य जो होता है वह कायिक कोशिका में पाई जाती है, जनन द्रव्य जो होता है जनन कोशिका में पाई जाती है। और चौथा चीज कहा गया युग्मक ऐसा इकाई है जिसके द्वारा गुण लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं। अर्थात जनन द्रव्य अमर है, जनन कोशिका अमर है, जनन कोशिका अमर है, क्योंकि वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर के सुरक्षित रहता है, उसका नाश तो होता नहीं है। ये चीज स्टेटमेंट कहा गया विजमान के द्वारा, जिसको हम जर्म प्लाज्म थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट बताते हैं।
लेमार्कवाद के बाद दूसरा साहब आए डार्विन साहब, और डार्विनवाद कहा गया। डार्विन का सिद्धांत डार्विनिज्म कहा जाता है। प्राकृतिक जैव विकास का, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को डार्विनिज्म कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया प्रकृति द्वारा चयन की जाती है। किस तरह का? तो सिंपल सा आप कह सकते हैं उपयोगी, यानी कि उपयोग युक्त या जो अनुकूलताएं युक्त होती है उन्हीं को प्रकृति चयन करती है। इसको इस तरह से सिद्धांत को आप पढ़ सकते हैं डार्विनवाद को, केवल उपयोगी विभिन्नताओं युक्त जीव, केवल उपयोगी विभिन्नताओं युक्त जीव अपने अस्तित्व हेतु संघर्ष में सफल होते हैं। केवल उपयोगी विभिन्नताओं युक्त जीव अपने अस्तित्व हेतु संघर्ष में सफल होते हैं। अर्थात इसको दूसरे भाषा में आप क्या कह सकते हैं? दूसरे भाषा में कहते हैं निरंतरता बदलता प्रकृति अनुकूली विभिन्नता युक्त जीव, यानी लगातार जो हमारा प्रकृति का बदलता हुआ स्वरूप देखते हैं वह प्रकृति में विभिन्नता युक्त, अनुकूली विभिन्नता युक्त जीवों का चयन होता है। इसे ही डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा था, यानी नेचुरल सिलेक्शन कहा। नेचुरल सिलेक्शन कहा था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है। किनके द्वारा? डार्विन के द्वारा। डार्विन ने एक बुक का प्रस्तावित किया था जिसको कहते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक को इन्होंने ओरिजिनेट किया था। कहा गया था इसके अंतर्गत ये अपने सिद्धांत का पूरा वर्णन किया था, कैसे कैसे अनुकूलन होता है, किस तरह से जीव वातावरण में अनुकूलित होते हैं और वह आराम से अपना जीवन यापन करते हैं। जो अनुकूलित नहीं होते हैं उसे प्राकृतिक चयन नहीं करता, हुआ उसका नष्ट होना आवश्यक होता है, धीरे धीरे वह समाप्त हो जाता है। इस तरह प्राकृतिक चयन सिद्धांत दिया था। ऐसे ही आपको पीछे मैंने आपको लेमार्कवाद बताया। लेमार्क ने भी एक बुक को लिखा था जिसको कहा था फिलॉसफी जूलॉजिक। ये बुक लेमार्क साहब के द्वारा लिखा गया था। ये बुक डार्विन साहब के द्वारा प्रतिपादित किया गया। दोनों अलग अलग बुक है। इसमें लेमार्क साहब ने अपने सभी तरह के सिद्धांतों का वर्णन किया था जीवन की उत्पत्ति का, इसमें इन्होंने डार्विन साहब ने किया। कहा जाता है डार्विन साहब के द्वारा इस तरह के सिद्धांत का कई तरह की आलोचना हुई और फिर एक आया नव डार्विनवाद, नियो डार्विनिज्म, नव डार्विनवाद, नियो डार्विनिज्म। कहा जाता है डार्विनवाद की व्याख्या यानी उसका रूपांतरण नव डार्विनवाद कहता है। डार्विनवाद का व्याख्या नव डार्विनवाद कहता है और यह वर्ड रोमांस ने दिया था। रोमांस ROMANES, रोमांस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। कहा था आनुवांशिक नियमों तथा आनुवांशिक पदार्थ की खोज के आधार पर, आनुवांशिक नियमों और आनुवांशिक पदार्थ की खोज के आधार पर नव डार्विनवाद का प्रतिपादन हुआ, इसका प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार कहा था विभिन्नताएं आनुवांशिक विभिन्नताओं द्वारा प्रतिस्थापित होती है और प्राकृतिक चयन व्यष्टियों के स्तर पर नहीं होता बल्कि यह जनसंख्या या जीन पूल के स्तर पर होता है या विभेदीकृत प्रजनन के कारण परिवर्तित होता है। यानी सिंपल सा आप कह सकते हैं यहाँ पर जो कहा था विभिन्नता वह आनुवांशिक विभिन्नताओं के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। आनुवांशिक विभिन्नताएं उसको प्रकृति चयन करती है। इस तरह के सिद्धांत को नव डार्विनवाद कहा गया। मैं आपको इसके कुछ तथ्य का मैं बात करूं तो कहा था इसमें सभी जीवों में तीव्र प्रजनन दर होता है। इसका तथ्य दिया गया सभी जीवों में तीव्र प्रजनन दर यानी कि आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, तीव्र प्रजनन दर होता है। दूसरा तथ्य दिया गया खास जाति की संख्या लगभग स्थिर बनी रहती है। प्रॉपर जो जाति है जो अनुकूलित है वातावरण में उसका जनसंख्या स्थिर रहती है, लेकिन जो संघर्ष कर रहे हैं, जो प्राकृतिक द्वारा चयन कर लिए गए हैं जीवों का भी संघर्ष होता है। इस संघर्ष में सफल जीव होते हैं, वह सफल जीव है तो उसको प्राकृतिक चयन किया। जो सफल नहीं हो पाते धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। ये तथ्य दिया गया था। इसके अलावा और भी तथ्य दिया गया। जैव विकास को प्रभावित करने वाले कारक विभिन्नताएं हैं जो कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन को निरूपित करता है। इस तरह से नव डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया। मैं अब बताता हूं अलग से।
यहाँ पर मैंने एक और भी सिद्धांत का वर्णन करना चाहा, उत्परिवर्तन सिद्धांत। एक साहब आए ह्यूगो डिब्रेस, इस साहब ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इनके द्वारा कहा जाता है, इस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है, नई जातियों का विकास वातावरण के प्रभाव से नहीं, जो कि अभी तक आपने देखा वातावरण का प्रभाव, नई जातियों का विकास वातावरण के प्रभाव से नहीं होता, बल्कि जन्म द्रव्य में होने वाले परिवर्तन के अनुसार होता है। जन्म द्रव्य में होने वाले परिवर्तन के अनुसार होता है। केवल उन्हीं परिवर्तित जीवों का प्राकृतिक चयन करता है जो वातावरण के प्रति अनुकूलित होता है, जो नहीं होता उसका चयन नहीं होता। यानी यहाँ आनुवांशिक पदार्थ के साथ साथ यहाँ पर उत्परिवर्तन का सिद्धांत में जोड़ा गया, उत्परिवर्तन का महत्व दिया गया। उत्परिवर्तन क्या आप भी जानते हैं, अचानक परिवर्तन जो स्थिर रहता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगति होता है, उसी को आप उत्परिवर्तन कहते हैं। इस तरह की चीजों का जीव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, उससे नई जातियों का विकास, इस तरह का थ्योरी ह्यूगो डिब्रेस ने दिया था। इसके साथ साथ मैं लेके चलूँ आपको विकास की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, यानी क्रियाविधि कैसे जैव विकास होता है। जैव विकास किसी भी जाति के, विशेष जाति के जीवों में कहा जाता है। उनकी जो रचना होती है दो कारणों से, एक होती है आनुवांशिकीय, दूसरा होती है वातावरणीय। ये दो तरह के कारक किसी भी जीव की रचना के लिए आवश्यक है। कहा जाता है जैव विकास के लिए सबसे अधिक अगर महत्वपूर्ण कोई भी चीज माना जाता है विभिन्नताएं। अगर विभिन्नताएं ना होगी तो जैव विकास संभव नहीं होगा। विभिन्नताओं में भी आनुवांशिक जो विभिन्नता है, इसी का प्राकृतिक चयन होता है। ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक चयन किसका होता है, आनुवांशिक विभिन्नताओं का। तीसरा चीज आप कहते हैं जो अनुकूली आनुवांशिक विभिन्नताएं होती है, प्रकृति द्वारा चयन किया जाता है, समय समय के साथ एवं वातावरण में परिवर्तन के अनुसार विकासीय चयन के फलस्वरूप नई जाति का उद्भव होता है। दूसरा चीज, अगर कहा जाए जैव विकास का दिशा निर्देश कैसे होता है, तो अलग अलग उसके कारक हैं, जैसे आनुवांशिकी विभिन्नता, प्राकृतिक चयन, अनुकूलता। आनुवांशिकी विभिन्नता, इसके साथ साथ प्राकृतिक चयन, अनुकूलता, ये सभी मुख्य रूप से जैव विकास का दिशा निर्देश करता है। अगर पूछा जाए ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के मैकेनिज्म में, आप कह सकते हैं किसी भी जीव रचना दो कारणों पर निर्भर करता है, आनुवांशिक और वातावरणीय है। कहा जाता है हमारा जैव विकास तभी संभव है जब विभिन्नताएं होगी, यानी विभिन्नताएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा चीज आप कहते हैं इसमें, जो जीवों में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, तो वातावरण अनुकूलित विकास को ही चयन किया जाता है। जो अनुकूलन नहीं दिखाता वह नष्ट होने लगता है। और अलग अलग कारक, जैसे कि मैंने आपके बोर्ड पर दर्शाया, आनुवांशिकी विभिन्नता, प्राकृतिक चयन, अनुकूलता, ये जैव विकास का दिशा निर्धारित करता है। आगे मैं आपको इस जैव विकास की जो दिशा है निर्धारित करता है, इस क्रियाविधि को दर्शाने के लिए एक वैज्ञानिक का सिद्धांत में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, हारी वेलवर का सिद्धांत।